वे बड़ी ही मुश्किल से चीजों को सेटल कर पाए थे, लेकिन इस नए घटनाक्रम की वजह से उनके सामने फिर से एक मुसीबत आ खड़ी हुई थी। क्या उस कृतिका के पास कोई खतरनाक जहर है? ऐसा क्यों है कि उससे उलझने के बाद हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? इस बार हरदीप इस कदर गुस्से में था कि उसका मन गला फाड़कर रोने का करने लगा। अरविंद ने मन ही मन हरदीप के सवाल का जवाब दिया। हाँ, उससे उलझने की वजह से हम लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसके पास सच में कोई जहर है। हरदीप सर। हरदीप की सेक्रेटरी बिल्कुल अरविंद की तरह ही उससे बिना परमिशन लिए उसके ऑफिस में दाखिल हो गई। पिछले साल की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस संयुक्ता के मैनेजर ने अभी अभी हमें कांटेक्ट किया। उसने कहा कि संयुक्ता अब हमारे शो से बाहर निकलना चाहती है और वो अब द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्या? हरदीप ने सक पकाते हुए कहा। द परफॉर्मर जिस बात पर सबसे ज्यादा रिलाई कर रही थी वो था उसके पार्टिसिपेट करने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस। वे सभी किसी न किसी तरह के एक्टिंग अवार्ड को जीते हुए थे। साथ ही साथ शो में जज का रोल प्ले करने वाले सभी डायरेक्टर भी बॉलीवुड और देश के नामी गिरामी डायरेक्टर थे। हरदीप सर, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड विनर शौर्य के मैनेजर ने अभी अभी हमसे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के कारण शौर्य अब हमारे शो का हिस्सा नहीं बन सकता है। एक दूसरे असिस्टेंट ने भी सीधे हरदीप के ऑफिस में आते हुए इसे इन्फॉर्म किया। स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट? जब हमने शुरू में उसे हमारे शो में पार्टिसिपेट करने को लेकर कांटेक्ट किया था, तब किसी फिल्म या दूसरी चीज की शूटिंग को लेकर उसका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं कर रहा था? ऐसा क्यों है कि ये सब अब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें स्केड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? हरदीप सर। तभी एक और स्टाफ तेजी से हरदीप के ऑफिस में आया। ये बात रौनक से जुड़ी हुई है, उसने हमारे शो से बैकआउट कर दिया है। जिंदल, तुम्हें हर उस सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करना है जिसने हमारे शो से बैकआउट किया है। मैं तुम्हें इस इशू का इंचार्ज बना रहा हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वे सब हमारे शो के साथ बने रहें। उनसे पूछो कि उनकी शर्तें क्या हैं। अखिल, तुम जाकर नए सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करो। बी लिस्ट से लेकर डी लिस्ट हर सेलिब्रिटी को ढूंढो। ए लिस्ट सेलिब्रिटी से इस वक्त कांटेक्ट करना बेकार में अपने समय को बर्बाद करने जैसा होगा। वे हमारे शो में पार्ट लेने के लिए निश्चित ही राजी नहीं होंगे। इसलिए वैसे पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस को ढूंढो जो अभी बी या सी लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। हो सके तो डी लिस्ट के उन सेलिब्रिटीज को भी कांटेक्ट करो जो किसी वजह से हाल के दिनों में पॉपुलर हो गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में वो कितना आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रहे कि वो करंट टाइम में पॉपुलर हो, खासकर कि मेल सेलिब्रिटी। मेल सेलिब्रिटीज की गर्ल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा होती है और हमारे शो को देखने वाली भी ज्यादातर लड़कियां ही होंगी। जाओ और जाकर ढूंढो उन्हें। कोशिश करो कि वे जल्द से जल्द हमारे शो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो जाएं। हरदीप ने तेजी से कहा। हरदीप सर। फिर किसी ने हरदीप को आवाज लगाई। क्योंकि उसका ऑफिस लोगों से, काम करने वालों से भरा हुआ था, इसलिए वो हर किसी के पास बारी बारी से नहीं जा सकता था। उसे गेट पर ही खड़े रहकर उन्हें ऑर्डर देना था। क्या किसी और सेलिब्रिटी ने भी हमारे शो से बैकआउट कर दिया? हरदीप ने चिढ़ते हुए सवाल किया। नहीं, और किसी सेलिब्रिटी ने अभी बैकआउट तो नहीं किया है, बल्कि संयुक्ता और बाकी के सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी बैकआउट कर चुके हैं पब्लिकली ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो हमारे शो द परफॉर्मर से अलग हो चुके हैं। पब्लिकली अनाउंस करना, इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें वापस से अपने शो में लाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं बच गया था। और कौन कौन ये अनाउंसमेंट कर रहा है? हरदीप ने परेशान होते हुए सवाल किया। संयुक्ता, शौर्य, रौनित, शिप्रा। अभी उस स्टाफ ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि एक और स्टाफ दौड़ते हुए वहां आ गया। हरदीप सर, डायरेक्टर दिवाकर ने भी हमारे शो से बैकआउट कर दिया है। अब वे हमारे शो के स्पेशल कंसल्टेंट नहीं बने रहना चाहते। हरदीप को ऐसा लगा जैसे अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वो लड़खड़ाते हुए वापस से अपनी चेयर पर जा गिरा, जहां से उठकर वो अभी ऑफिस में कुछ पल पहले ही आया था। ये वो लोग थे जो उसके शो में सबसे ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने वाले थे। इतने वीआईपी गेस्ट के बिना उनके शो में बस ऐसे सेलिब्रिटी रह जाएंगे जिनके होने ना होने से शो की वैल्यू ना के बराबर रह जाएगी।
अब उसका शो खास ना होकर किसी नॉर्मल शो के जैसा हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ और दिवाकर से कांटेक्ट करो। अभी हरदीप ने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसने खुद ही अपनी बात को काट भी दिया। नहीं नहीं, रुको रुको, मैं खुद ही उससे कांटेक्ट कर लेता हूँ। उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, उस वर्कर ने कहा। दिवाकर सर ने ये बात खुद पब्लिकली ट्विटर पर आकर अनाउंस की है। इस बार हरदीप ने गुस्से में अपने हाथ को जोर से डेस्क पर दे मारा। हमारे शो में पार्ट लेने वाले एक्टर्स इस बात से डर रहे होंगे कि हमारा शो उनकी इमेज को खराब कर सकता है। ये बात समझने लायक भी है। लेकिन दिवाकर का क्या, वो तो एक डायरेक्टर है और शो में उसे बस जजिंग का काम करना है, फिर वो हमारे शो से पीछे क्यों हट रहा है? एक्टर के मन में कई सारी चिंताएं रही होंगी। शो के इंटरनल वर्किंग का एक्सपोज हो जाना इसका एक कारण हो सकता है। उन्हें डर होगा कि अगर वो शो को जीत भी जाते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि शो उन्होंने अपने दम पर नहीं जीता, बल्कि ये पहले से ही डिसाइडेड था। और अगर वे हार जाते हैं तो जो कोई भी फिल्म प्रोजेक्ट उनके हाथ में आने वाली है वो उनके हाथों से निकल जाएगी, और साथ ही साथ ऑडियंस को भी ऐसा लगेगा कि उनमें एक्टिंग टैलेंट की कमी है। और इस तरह से वे फिल्म प्रोजेक्ट के साथ साथ लोगों के भरोसे को भी खो देंगे। शो के इंटरनल वर्किंग के एक्सपोज होने से पहले शो में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टर की एक लंबी कतार उनके सामने खड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शो उनके करियर को कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाने वाला था। उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती। लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स को एक अलग ही लेवल पर देखने लगते। लेकिन जब से उनका प्रोडक्शन ग्रुप इस स्कैंडल में फंसा था, तब से उन्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं मिल रहा था और वे सारे पॉपुलर एक्टर अब अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे थे। शो में पार्टिसिपेट करने से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला था। ऐसे में वो निश्चित ही ये चाहेंगे कि वो उस शो से बाहर निकल जाएं। लेकिन दिवाकर की बात अलग थी। वो एक डायरेक्टर था और शो में एक कंसल्टेंट के तौर पर इनवाइट किया गया था। ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो एक कंसल्टेंट था जो कि शो के हर एपिसोड के बाद अपने जजमेंट प्रोडक्शन ग्रुप के साथ शेयर करता और शो में जरूरी सुधार करवाता। इस वजह से शो में किसी जज की जरूरत भी नहीं थी। वोटिंग के सारे राइट्स ऑडियंस के जिम्मे में था, इसलिए जज की पोजीशन को चेंज करके उसकी पोस्ट कंसल्टेंट के रूप में बदल दी गई थी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस के पूरा हो जाने के बाद कंसल्टेंट उनकी परफॉर्मेंस पर कमेंट करता और ये पॉइंट आउट करता कि उसकी परफॉर्मेंस में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, उसकी परफॉर्मेंस में कहाँ सुधार की जरूरत है, जिस पर नॉर्मल ऑडियंस का ध्यान बमुश्किल ही जाता। ऑफ कोर्स ये बातें ऑडियंस को गाइड करने का काम करती, लेकिन कंसल्टेंट के पास वोट देने का अधिकार नहीं रहता। ऑडियंस को अपने जजमेंट के गाइड करने के अलावा उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। इस तरह से उसके पास कंपटीशन में बदलाव लाने का डायरेक्ट पावर नहीं होता। और इस वजह से चाहे शो में कोई इंटरनल वर्किंग होती या नहीं, कौन शो की कंपटीशन को आखिर में जीतता, इससे शो का कंसल्टेंट किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा दिवाकर खुद भी एक फेमस डायरेक्टर था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक तरह से किसी अपने आप में एक फूड चेन की तरह थी। किसी भी शो की इंटरनल वर्किंग उसे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करने वाली थी। जब शो में एक कंसल्टेंट के तौर पर पार्ट लेने से उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला, तो फिर वो क्यों शो से बैकआउट कर रहा था? अरविंद के चेहरे पर इस वक्त हरदीप से भी ज्यादा परेशानी झलक रही थी। काफी देर तक इस तमाशे को देखने के बाद उसने कहा, हरदीप सर, मैंने सुना है कि दिवाकर का रिश्ता कृतिका के साथ काफी अच्छा है। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल्स के दौरान वो खुद उसे सपोर्ट करने के लिए वहां प्रेजेंट था। शायद इसलिए उसने हमारे शो से बैकआउट किया है। अरविंद की बात सुनकर हरदीप हैरान हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, ऐसा है तो फिर किसी और डायरेक्टर को ढूंढो। डायरेक्टर तल्पेश इस काम के लिए कैसा रहेगा? किसी ने सजेस्ट किया। हाल के दिनों में उसे भी एक टैलेंटेड डायरेक्टर के रूप में जाना जाने लगा है। वो काफी पॉपुलर भी है और ऑडियंस उसे हमारे शो में किसी न किसी रूप में पार्टिसिपेट करते हुए भी देखना चाहती है। उसकी आखिरी फिल्म मिस्टर साइको एक बड़ी हिट हुई थी। हम उस फिल्म की पॉपुलैरिटी का फायदा भी शो के आउटकम में उठा सकते हैं। ये सुनकर अरविंद के सिर में दर्द होने लगा।
उसने बड़ी मुश्किल से कहा, लगता है तुम्हें नहीं पता कि तलपेश का रिश्ता शायद कृतिका के साथ दिवाकर से भी ज्यादा अच्छा है। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल्स में वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खास तौर से कृतिका को सपोर्ट करने के लिए अपने साथ लेकर आया था। ये सुनने के बाद सभी का मुंह एकदम से खुल गया। क्या तुम ये दोनों बात एक ही बार में नहीं बता सकते थे? हरदीप इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसके पेट में दर्द की एक लहर उठ चुकी थी। ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़कर किसी दूसरे डायरेक्टर को ढूंढो। कृतिका एक यंगस्टर है जिसे इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में इंडस्ट्री के हर फेमस डायरेक्टर के साथ ना तो उसने काम किया होगा और ना ही उनके साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। हरदीप ने लगभग चीखते हुए कहा। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में कुछ और भी जजेस थे ना, विभूति और नम्रता उस शो के जज थे। दोनों की ही इंडस्ट्री में काफी रिस्पेक्ट है और उनकी इमेज भी काफी अच्छी है और वे अपनी ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं। अगर उन दोनों को या उनमें से किसी एक को भी हमने अपने शो में एज अ कंसल्टेंट बुला लिया तो हमारे शो को लेकर जो इंटरनल वर्किंग की बात लोगों की नजरों में आई है वो हमारे कुछ किए बिना ही बुला दी जाएगी। ऑडियंस को यही लगेगा कि वो दोनों किसी भी तरह के फेक शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हरदीप की बात सही थी। उन दोनों पर लोगों को भरोसा था कि वे कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। इस तरह से ऑडियंस ये विश्वास कर लेगी कि द परफॉर्मर में होने वाला कंपटीशन फेयर कंपटीशन है, ना कि फेक। कंसल्टेंट का काउंटर किसी भी काम का नहीं रहता, चाहे वे रेड बटन दबाते या ग्रीन या ब्लू, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यानी कि अब तक जैसे होती आया था सब कुछ फिर से वैसे ही होने लगेगा और शो उसके प्रोडक्शन ग्रुप के इशारे पर आगे बढ़ेगा। ऑडियंस की वोट भी बस नाम के लिए होती, प्रोडक्शन ग्रुप उनके किए गए वोट को काउंट तक नहीं करता। विभूति और नम्रता को भी इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और जब उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता तो वे कैसे इस बात को लेकर कोई एक्शन ले पाते। और उनकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से ऑडियंस एक बार भी ये शक नहीं करेगी कि शो में जो कुछ भी हो रहा है वो सब फेक और स्क्रिप्टेड है। विभूति और नम्रता के अलावा इंडस्ट्री के ओल्ड सेलिब्रिटीज विभूति और नम्रता के अलावा इंडस्ट्री के ओल्ड सेलिब्रिटीज से कांटेक्ट करो, वैसे सेलिब्रिटीज जिनकी इमेज हमेशा से अच्छी रही है। हरदीप ने कहा, मुझे भरोसा है कि उनमें से कई सेलिब्रिटी ऐसे होंगे जो हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बेताब होंगे। हरदीप की बात मानते हुए उसके स्टाफ ने सबसे पहले विभूति और नम्रता से कांटेक्ट किया, लेकिन उन दोनों ने ही उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? हरदीप चिढ़ उठा। वो दोनों लोग उसकी आखिरी उम्मीद थे। जो कुछ उन्होंने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान किया था उससे उनकी रेपो पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। उन्होंने ऐसे जजेस को रिप्लेस किया था जो कि गलत जजमेंट दे रहे थे, जिस वजह से उन दोनों ने लोगों के दिल में अपने लिए एक साफ इमेज बना ली थी। जो लोग उन दोनों के फैंस नहीं थे वे भी उन दोनों को उस कंपटीशन के बाद पसंद करने लगे थे। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप कंपटीशन के दौरान उन्होंने उस कंपटीशन का जज सिर्फ इसलिए बनना तय किया क्योंकि उन्हें खुद ओबेरॉय कॉरपोरेशन के मालिक निखिल ओबेरॉय का कॉल आया था। उसने खुद उनसे कंपटीशन को जज करने की रिक्वेस्ट की थी। अगर उनसे ये रिक्वेस्ट निखिल ने नहीं की होती तो वे कभी भी उस कंपटीशन को जज करने के लिए राजी नहीं होती। दीप निखिल से तुलना किए जाने की औकात नहीं रखता था। क्या वो उससे कंपेयर किए जाने के लायक भी था? भले ही वो अपने नाम के साथ स्टार स्क्रीन मीडिया को जोड़ दे, फिर भी वो निखिल के जूते के फीते तक पहुंचने के लायक भी नहीं बन पाता। तो फिर किसी और को ढूंढो। मुझे इस बात का भरोसा नहीं कि हम किसी और अच्छे डायरेक्टर को ढूंढ नहीं पाएंगे। हरदीप ने गुस्से में कहा। अनुराधा भी द परफॉर्मर के साथ क्या हो रहा है इस पर सावधानी से अपनी नजर बनाए हुए थी। देखा जाए तो कृतिका ने उन्हें किसी भी तरह से उकसाया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बच्ची के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। कृतिका को उकसाने के बाद अब वो इस लायक नहीं रहने वाली थी खुद को मिले शिकस्त को बर्दाश्त कर सके और उससे होने वाले बुरे परिणाम को झेल सके। उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस शो के साथ जुड़ने वाले थे उनमें से ज्यादातर ने उस शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। संयुक्ता और शौर्य का उनके शो से बाहर निकल जाना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। क्या उनका शो अभी भी दूसरे सेलिब्रिटीज को ढूंढ सकता है? अनुराधा ने कृतिका से सवाल किया।
हाँ माँ, भले ही उनके लिए ए लिस्ट सेलिब्रिटीज को ढूंढना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बी लिस्ट और सी लिस्ट की कैटेगरी में आने वाले सेलिब्रिटीज को ढूंढना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। साथ ही वैसे सेलिब्रिटीज जो कि हाल फिलहाल थोड़े फेमस हुए हैं, उन्हें एक ऐसे स्टेज की तलाश होगी जहां से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आ सके और ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। वे सब भी द परफॉर्मर को ज्वाइन करने से पीछे नहीं हटेंगे, कृतिका ने कहा। लेकिन शो का विनर कौन बनेगा, ये तो पहले से ही डिसाइड हो गया है ना। अगर ऐसे में वे शो में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि वे सब जानबूझकर उनके फेक शो और शो के फेक रिजल्ट्स का साथ दे रहे हैं। अनुराधा को ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। आपकी सोच सही है माँ, लेकिन उन सेलिब्रिटीज में कई ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जिन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। शो में आने का उनका मकसद लोगों को अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखलाना होगा और ऐसा करने में वे सब कामयाब रहेंगे। शो में पार्टिसिपेट करने वाले कई लोगों की सोच ऐसी ही होगी। अगर उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी रही और उसके बाद भी वे हार गए या जल्दी एलिमिनेट हो गए, तो ऑडियंस उनके साथ हुई अनफेयरनेस की कंप्लेन करेगी। साथ ही साथ उन सेलिब्रिटीज को लेकर काफी बातें भी होंगी। कृतिका आराम से अनुराधा को हर एक बात समझा रही थी। वो एक पल के लिए उससे चिढ़ी भी नहीं। लेकिन द परफॉर्मर शुरू में ही कई मुश्किलों से घिर चुका है। अभी तो इसकी शूटिंग शुरू भी नहीं हुई है। हो सकता है कि ये किसी तरह अपने बुक्ड चैनल पर टेलीकास्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी शो को मिलने वाला रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कृतिका ने मुस्कुराते हुए आगे एक्सप्लेन किया। ये तो अच्छी बात है, अब मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, अनुराधा ने कहा। एक तरह से वो पहली बार किसी के लिए थोड़ी बुरी बन रही थी, जो रियरली ही होता था। लेकिन इस बात को लेकर उनसे कोई नफरत नहीं कर सकता था, चाहे लोगों को उनकी इस सोच के बारे में पता ही क्यों न चल जाए। अनुराधा ने ये सब अपनी बच्ची को बेपनाह प्यार करने के कारण कहा था, जिसे सुनकर कृतिका का दिल भर आया। एक तरफ थोड़ी खुशियां थी तो दूसरी तरफ थोड़ा गम, या शायद बहुत ज्यादा गम। दूसरी तरफ यानी कि वीरेंद्र, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। अभी अभी उसने द परफॉर्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तभी ए लिस्ट कैटेगरी वाले सभी सेलिब्रिटीज ने उस शो का साथ ही छोड़ दिया। अब वो शो अच्छा कैसे बन सकता था? वो एंटरटेनमेंट ओनली की तरह मुश्किलों को हल नहीं कर सकता था। उसकी कंपनी यानी कि राठौर कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट ओनली की तरह कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। वीरेंद्र ने तुरंत ही हरदीप से कांटेक्ट किया और इस बार भी हरदीप ने उससे यही कहा कि उसके शो को किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ रहा है। हम इस वक्त दूसरे पॉपुलर सेलिब्रिटीज से कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ को तो हमने साइन भी कर लिया है। हरदीप ने ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के नाम को फोन पर बोल दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसने अभी तक इनमें से किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सक्सेस हासिल नहीं की थी। लेकिन ये बात वीरेंद्र थोड़ी ना जानता था। अच्छा होता कि वो पहले वीरेंद्र के घबराहट और गुस्से को शांत कर दे, फिर आगे की बात करे। फाइनली वीरेंद्र थोड़ा शांत हो गया। उसने मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना की कि जब भी द परफॉर्मर टेलीकास्ट हो तो टेलीविजन पर एक बड़ी हिट बनकर उभरे। पलक झपकते ही कुछ दिनों में नया साल आ गया। द परफॉर्मर ने ऑलरेडी अपने 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए थे। शो ऑफिशियल ट्विटर पेज पर ये अनाउंसमेंट कर दी गई। नए साल के सेकेंड फ्राइडे यानी कि 8 तारीख से शो को टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। रही बात उन्होंने किन किन सेलिब्रिटीज को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी किया था, या कौन कौन से सेलिब्रिटीज उस शो में पार्टिसिपेट करने वाले थे, ये बात उन लोगों ने एक राज की तरह लोगों और मीडिया से छिपाई हुई थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी बातें कृतिका से छिपी हुई नहीं रह सकती थी। उसने बलविंदर का व्हाट्सएप ओपन किया और चैट विंडो में कैजुअली उससे सवाल कर बैठी। द परफॉर्मर ने किन किन सेलिब्रिटीज को अपने शो में पार्ट लेने के लिए ढूंढा है? हे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गई हैं। बलविंदर ने रिप्लाई किया। वैसे भूल तो आप मुझे सच में गई हैं, नहीं तो द परफॉर्मर इंटरनली अपने शो के रिजल्ट डिसाइड कर लेता है। इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई तक नहीं और खुद ही इसे एक्सपोज कर दिया। कृतिका ने रिप्लाई किया, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्शन ग्रुप ने खुद से शेरनी के मांस में घुसकर उसे छेड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में मुझे उनसे बदला तो लेना ही था ना, और वो भी खुद से, ना कि किसी और की मदद से।
बलविंदर, कितनी क्रूअल हो आप। कृतिका, मैं सीरियस हूँ। ये बताओ कि उन्होंने किन किन सेलिब्रिटीज को शो में पार्ट लेने के लिए ढूंढा है। बलविंदर, मुझे एक्चुअल नेम लिस्ट के बारे में पता नहीं। थोड़ी देर रुकिए, मैं पता करता हूँ। जल्दी ही इसके बारे में पता करके आपको खबर करूंगा। कृतिका, थैंक्स। अगली बार अगर मेरे पास आपके लिए कोई काम हुआ तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगी। बलविंदर, मैं बस यही सुनना चाहता था। जितनी देर तक कृतिका की बात पलविंदर से हुई, उतनी देर में निखिल की कार अनुराधा के घर के सामने आकर रुक गई। आज सैटरडे था, इसलिए कृतिका निखिल के साथ ओल्ड ओबेरॉय मेंशन उसके परिवार वालों से मिलने के लिए चली गई। उर्मिला देवी ने पहले ही नए कपड़े तैयार करके रख लिए थे। कृतिका को आता हुआ देख उन्होंने झट से उसका हाथ थामा और उसे लेकर सीधे अपने बेडरूम में चली गई, ताकि वो कृतिका को उनकी पसंद के खरीदे हुए कपड़े पहना सके। उन्होंने खुद के लिए भी एक मैचिंग ड्रेस खरीदा था। दोनों ने कपड़े बदले और फिर उर्मिला देवी कृतिका का हाथ थामकर जैसे उसे अपने बेडरूम में लेकर गई थी, वैसे ही वापस उसे बेडरूम से बाहर लेकर आ गई। उन दोनों को एक जैसे कपड़ों में देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों दादी और पोती की एक प्यारी सी जोड़ी है। निखिल और जागृति तो उस वक्त उर्मिला देवी के लिए मानो गायब से हो गए थे। उनका सारा ध्यान बस अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ पर था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुलोचना आंटी ने जाकर दरवाजे को खोला और फिर पलटकर सभी से कहा, बड़े मालिक और मालकिन आए हैं, साथ में उनके बेटे अमितेश भी हैं। उर्मिला देवी ने कृतिका के हाथ को थपथपाया। तुमने अमितेश को पहले कभी नहीं देखा है ना? वो यूरोप में हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के काम में बिजी रहता है। हर साल वो बस न्यू ईयर के वक्त ही हमारे पास कुछ दिनों के लिए वापस आ पाता है। रही बात आदित्य की, तो उसे लेकर उर्मिला देवी ने कहा, अगर मेरे बड़े बेटे आदित्य का एटीट्यूड तुम्हें लेकर अच्छा नहीं रहता है तो तुम सीधे सीधे उसे इग्नोर कर देना। तुम्हें हमारी फीलिंग्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो तुम उसे इग्नोर कर देना या फिर जरूरत पड़ने पर उसकी बेरुखी का रोखेपन से ही जवाब देना। वैसे भी हमारे परिवार में वो जो कुछ भी कहता है उसके हमें कोई कद्र नहीं। जो कुछ उर्मिला देवी ने अभी अभी कहा था उसे सुनकर जागृति हक्का मक्का रह गया। उसकी दादी उसके सामने ही उसके पिता को लेकर ऐसी बातें कर रही थी। क्या ये सही था? इधर उर्मिला देवी की बात पूरी हुई, उधर आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ घर के गेट के अंदर दाखिल हुआ। जागृति उन्हें देखते ही उनके पास गया ताकि वो उनका वेलकम कर सके। डैड, माँ, बड़े भैया, भाभी। अगर आदित्य अभी किसी वजह से गुस्सा होता तो वो उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश भी जरूर करता। रमा ने ये बात नोटिस की कि क्यों जागृति इतनी तेजी से उनके पास आया था। उसने अपनी आंखों से उसे इशारे में समझाया कि चिंता मत करो, इसे और इसके गुस्से को संभालने के लिए अभी मैं हूँ। जब आदित्य ने जागृति को रिप्लाई दिया तो उसका चेहरा पूरी तरह से सख्त था। पूरे ओबेरॉय परिवार और कृतिका ने उनकी वहां कदम रखते हुए सबको पहचान लिया था। बस कृतिका के लिए ये पहला मौका था जब वो अमितेश और उसकी वाइफ से मिलने वाली थी। क्योंकि अमितेश फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूरोप में रहता था, तो एक नॉर्मल बीवी की तरह उसकी वाइफ भी उसके साथ यूरोप में ही शिफ्ट हो गई थी। जब उर्मिला देवी ने अपने सबसे बड़े पोते को अपने सामने देखा तो वो खुशी से झूम उठी। जरा देखो तो मेरा प्यारा पोता अब पहले से थोड़ा बड़ा और हेल्दी हो गया। 1 साल पहले अमितेश और उसकी पत्नी खुद भी पेरेंट्स बन गए थे और उनका बेटा जो उनके साथ ही यूरोप में उनके पास था वो भी अब चलने लायक बड़ा हो गया था। वो तो थोड़ा बहुत बोलने भी लगा था, बस उसकी बातें अभी ठीक से समझ पाने लायक नहीं हुई थी। वो किसी छोटे पपी की तरह इधर से उधर फुदक रहा था, जिस वजह से वो सबको बहुत ही क्यूट लग रहा था। एक बच्चा होने के कारण साल भर अपने पेरेंट्स की फैमिली से दूर रहने के कारण वो उन सभी को भूल चुका था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अजनबियों को देखकर उनसे घबरा जाने, शर्माने या उनसे डर जाने की आदत उसमें नहीं थी। उर्मिला देवी को अपनी तरफ प्यार से देखते हुए देखकर उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे बढ़ा दिया मानो उनकी गोद में आना चाहता हो। अल्ले मेरा लाजा बच्चा, तो बड़ा समझदार है। उर्मिला देवी की खुशी एकदम से दुगनी हो गई। उन्होंने तेजी से उसे अपनी गोदी में उठा लिया। कृति, इधर आओ। अमितेश और दृष्टि से पहले तो कभी नहीं मिली हो ना, आओ इनसे मिलो। कृतिका और निखिल दोनों साथ में उनके पास आए।
आदित्य ने देखा कि कृतिका अभी भी निखिल की जिंदगी में मौजूद थी। उसने अब तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया था। उन्हें साथ में देखकर उसका चेहरा अगले ही पल सख्त काला हो गया। ये पहली बार था जब अमितेश से मिल रही थी। वो निखिल से 1 साल बड़ा था और दिखने में कुछ हद तक निखिल के जैसा ही था, लेकिन न जाने क्यों कृतिका को वो निखिल जितना हैंडसम नहीं लगा। ये सब सोचते हुए खुद को रोकने की लाख कोशिश करने के बाद भी वो पलटकर निखिल के चेहरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। और जितना उसे देखती थी वो हर दिन हर पल के साथ उसे उतना ही हैंडसम लगने लगता था। वो कितनी भी देर उसे क्यों न देख ले, उसका मन उसे देखने से कभी भरने वाला नहीं था। वो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। उसकी आंखों में मानो वो चांद जैसी चमक बिखेर रहा था। वो किसी और को एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती थी। उर्मिला देवी ने ये बात नोटिस की और खुद भी मुस्कुरा उठी। ये बहुत अच्छा था कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। ये देखकर कि कृतिका निखिल से कितना प्यार करती है, उन्हें भी काफी सुकून मिला था। नहीं तो अगर कहीं कृतिका उसका साथ छोड़ देती तब निखिल क्या करता। कृतिका की नजरें निखिल पर से हट ही नहीं रही थी। चाहे निखिल उसकी नजरों को अवॉइड करने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो खुद भी उस पर अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उसे देखते हुए निखिल की भौहें अपने आप उठ गई। ये लड़की भी ना एकदम पागल है। क्या आज मैं इसे पहली बार इतना हैंडसम लग रहा हूँ? तुम इन्हें मेरी तरह भैया कह सकती हो, निखिल ने कृतिका से कहा। अमितेश की भौहें उठ गई। उसे मालूम नहीं था कि निखिल और कृतिका की सगाई हो चुकी है। जो निखिल ने कहा था उसे सुनने के बाद वो समझ गया कि निखिल कृतिका को किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। कृतिका ने भी निखिल को किसी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट नहीं किया। उसने एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी बात मान ली। हेलो बिना किसी के कुछ कहे उसने दृष्टि को भाभी कहकर भी पुकारा। दृष्टि ने भी मुस्कुराते हुए उसके गाल को प्यार से अपने हाथ से छुआ। किसी को भी उसके चेहरे पर नाराजगी या गुस्से वाले एक्सप्रेशन नजर नहीं आए। दूसरी तरफ अमितेश ने दृष्टि को ध्यान से देखा, लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं। निखिल अमितेश के मन में चल रही उलझन को उसकी आंखों में पढ़ चुका था। उसने तुरंत कृतिका के हाथ को थामकर उसकी उलझन दूर कर दी। मेरी और कृतिका की सगाई हो चुकी है। ये सुनने के बाद अमितेश कुछ देर के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनने के बाद आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए। मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया गया और मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली गई? तब पल्लवी उसके सामने आई। भैया, आप जो कह रहे हैं वो काफी फनी है। ये मेरा बेटा है जिसकी कृतिका के साथ सगाई हुई है। जब सगाई मेरे बेटे की हुई है तो उसे या हमें आपकी परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं और शशिकांत इस बारे में जानते हैं और हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इतना आप सभी के लिए काफी होना चाहिए। बिल्कुल सही। निखिल के पेरेंट्स के अलावा बस मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे इस सगाई से प्रॉब्लम नहीं तो और किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उर्मिला देवी ने पल्लवी की साइड ली। आदित्य ने देखा कि कृतिका और निखिल की सगाई की बात सुनकर रमा और जागृति जरा भी हैरान नहीं हुए। और फिर उसने तुरंत ही उन दोनों से सवाल किया, तुम दोनों को इस बारे में पता था ना? रमा अभी उसकी सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि उर्मिला देवी उनके बीच में बोल पड़ी। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्हें भी तुम्हारे साथ आज ही इस बारे में पता चला है। उर्मिला देवी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ से वापस अपने घर जाने के बाद आदित्य रमा पर बुरी तरह गुस्सा करेगा। रमा ने राहत भरी सांस लेकर आभार जताते हुए उर्मिला देवी की तरफ देखा। आप झूठ किससे बोल रही हैं? आदित्य ने गुस्से में कहा। क्या इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा? ये कैसी बेहूदगी से बात कर रहे हो तुम? क्या बचपन से बड़ा करते हुए हमने तुम्हें ऐसे ही अपने बड़ों और परिवार वालों से बात करने के लिए सिखाया है? उर्मिला देवी गुस्से में बोली। अमितेश को भी अभी अभी कृतिका और निखिल की सगाई के बारे में पता चला। क्या तुमने उसे हैरान होने वाला रिएक्शन देते हुए देखा? वो भी तो पूरी तरह शांत है। उर्मिला देवी गुस्से से फुफकारी। दो जवान बेटों के बाप बन जाने और सिर के सारे बाल पक जाने के बाद भी तुम में अपने बड़े बेटे जैसी मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, दूसरों को ब्लेम करना,
ये जताना कि सिर्फ मैं ही सही और बाकी सब गलत है, हर दिन के साथ पहले से ज्यादा बुरे बनते जा रहे हो तुम। शशिकांत भी अब थोड़े गुस्से में आ गए थे। भैया, निखिल की सगाई कृतिका से हुई है, इसे लेकर आपका ये गुस्से से भरा रिएक्शन मेरी तो समझ से बाहर जा रहा है। निखिल मेरा बेटा है, उसकी सगाई किससे हुई है, इस बात से जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों आप बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं? बिल्कुल सही, कहते हुए पल्लवी ने भी अपने दोनों हाथों की कोहनी को नाराजगी से अपनी हथेली से पकड़ लिया। निखिल को लेकर आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसे देखकर लोगों को लगेगा कि वो आपका बेटा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि निखिल को मैंने अपने पेट में 9 महीने तक रखा था, उसे मैंने जन्म दिया है और आपका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से इससे पहले कि पल्लवी की बात पूरी होती शशिकांत बीच में ही खांस पड़ा। यहाँ तक कि रमा भी उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। पल्लवी कुछ ज्यादा ही मुंहफट थी और कुछ भी सीधे सबके सामने किसी के मुंह पर भी कह देती थी। ऐसा हजारों बार हो चुका था जब वो बिना कुछ सोचे समझे अपने मन में आई बात किसी को भी डायरेक्टली बोल देती थी। लेकिन उसकी बातों ने इस बार रमा और शशिकांत को उस पर गुस्सा होने नहीं दिया। वो दोनों ही उसकी बेवकूफी पर हंस पड़े थे। आदित्य इस वक्त एकदम से लाचार हो गया था। वो खुद भी पल्लवी पर गुस्सा नहीं कर रहा था। पल्लवी अगले ही पल चुप हो बैठी। उसके होठ अपने आप सिकुड़ने लगे। फिर उसने कहा, खैर, जरूरी ये है कि हम कृतिका से खुश हैं और वो हमारी बहू बने, ये बात भी हमें मंजूर है। अगर आपको किसी की शादी में अपनी नान घुसानी है तो अपने बेटे जागृति की शादी में घुसाएं। उसकी भी तो शादी करने की उम्र लगभग हो ही चुकी है। जागृति एकदम से सकपका गया। उसने कब पल्लवी आंटी को नाराज कर दिया? वो बेचारा तो चुपचाप शांति से साइड में खड़ा था, फिर भी बेचारे को इस बहस में घसीटा जा रहा था। ये फैमिली जरा भी नेक दिल नहीं थी। अब ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, उर्मिला देवी ने आदित्य से कहा। दृष्टि सबके बैठ जाने के आखिर तक खड़ी रही। उसकी नजर कृतिका पर थी, खासतौर से उसके पैरों की तरफ। कृतिका अभी धीमी चाल से चल रही थी कि उसके पैरों से कोई अचानक से लिपट गया। जब उसने अपने सिर को नीचे झुकाया तो देखा कि उसके पैरों से लिपटने वाला कोई और नहीं बल्कि दृष्टि और अमितेश का बेटा किट्टू था। कृतिका के रुक जाने के बाद वो छोटू सा बच्चा अपने सिर को उठाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसके दो दांत किसी प्यारे खरगोश की तरह कृतिका को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। किट्टू को तुम पसंद हो? दृष्टि मुस्कुराकर उसके पास आई। इस शैतान को अभी से सुंदर लड़कियां पसंद है। जब इसे चलना भी नहीं आता था तब भी ये शैतान बस सुंदर लड़कियों की गोद में जाना पसंद करता था। अगर कोई जेंट्स इसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता तो ये शैतान जोर जोर से रोना शुरू कर देता था। ये सुनने के बाद कृतिका ने हंसते हुए किट्टू को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन किसे पता था कि निखिल उससे कहीं ज्यादा तेज निकलेगा। उसने किट्टू को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर उठा लिया। छोटा सा किट्टू अगले ही पल किसी कछुए की तरह अपने हाथ पैर हवा में हिलाने लगा। दृष्टि ये देखकर एकदम से सहम गई। किट्टू के लिए उसका दिल तड़प उठा, लेकिन वो निखिल से पता नहीं क्यों डरती भी बहुत थी, इसलिए उसे कुछ भी कहने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। इस बार भी वो निखिल के किट्टू को पकड़ने के लापरवाह अंदाज को देखकर उस पर गुस्सा नहीं कर पाई, ना ही उसे कुछ कह पाई। उसने बस अपने बेटे को ध्यान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि कहीं वो निखिल के हाथों से गिर ना जाए। निखिल ने एक बार घुमाकर पूरे के पूरे किट्टू को ध्यान से देखा और फिर उसे दृष्टि के फैलाए हुए हाथों में लापरवाही से गिरा दिया और कृतिका को लेकर पास के सोफे पर जाकर बैठ गया। कृतिका ने उसे घूरा। उसे समझ भी नहीं आया कि वो हंसे या रोए। अरे वो बच्चा है अभी, बस एक छोटा सा बच्चा, फिर वो उसे गोद में क्यों नहीं ले सकती थी? ऑफ कोर्स कृतिका समझ गई थी निखिल ने क्यों उस प्यारे से बच्चे को उससे दूर कर दिया। तुम बस एक मर्द को गले लगा सकती हो और वो मर्द मैं हूं, बस मैं, निखिल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जो उसने कहा था और किया था उसे लेकर उसके मन में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। कृतिका ने निखिल को देखा।
वो एक अडल्ट था, अ ग्रोन मैन, जो दिखने में काफी मैच्योर था, लेकिन एक पल में वो किसी जेलस बच्चे की तरह बिहेव करने लगा था, कुछ ज्यादा ही जेलस। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, उसे देखने पर निखिल अब भी उसे क्यूट ही लग रहा था। आमतौर पर जब वो उसे प्रोटेक्ट करता था, तो वो कोई सुपर हीरो बन जाता था। ऐसा सुपर हीरो जिसे हमेशा के लिए अपना बनाने की ख्वाहिश जवान लड़कियां करती हैं। वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, कई बार तो बिना उसके सामने आए हुए। वो उसे आगे बढ़ने देता था, जहां वो बिना किसी डर की हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। शायद वो किसी मुश्किल में फंस जाए, लेकिन इससे लेकिन इससे भी उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप उसे फॉलो कर उसे प्रोटेक्ट करता और बिगड़ी चीजों को उसके लिए सुधार देता। अगर कोई उसे बुली करता तो वो तुरंत उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता था। साथ ही उसे हर्ट करने वाले से बदला लेने में उसकी हेल्प भी करता था। अगर कोई उसे परेशान या बुली नहीं कर रहा है, तो वो उसे अपनी रानी बनाकर रखता था। उसे परेशान करने का जिम्मा भी उसने ही ले रखा था। वो उसे ऐसे परेशान करता था जिसका एहसास कृतिका के लिए मीठा और सुकून भरा रहता था। लेकिन फिर भी इतना स्टेबल इंसान कई बार, या देखा जाए तो अचानक से, किसी बच्चे की तरह बिहेव करने लगता था। कृतिका ने निखिल की बाह को चुपके से खींचा, इस डर से कि कहीं कोई उसकी बात ना सुन ले। और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा तो मेरे जेलस मंगेतर जी, ये बताइए कि जब फ्यूचर में हमारा खुद का एक बेटा पैदा होगा, तब आप क्या करेंगे? उसे तो मुझे दिन भर अपनी गोद में रखना होगा। वो अपने बेटे से तो जेलस फील नहीं कर सकता था ना। निखिल ने काफी पहले ही इस सिचुएशन के बारे में सोच लिया था। उसे हमेशा एक टॉल पर रखकर कैरी करना। अगर उसे अपने सीने से लगाना हो तो भी तुम्हारे सीने पर एक टॉवल होना चाहिए। रही बात उसे दूध पिलाने की, तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे लिए ऐसे इक्विपमेंट्स लेते आऊंगा जिससे कि मदर मिल्क को तुम सीधे एक बोतल में निकाल सको, और फिर दूध पिलाने वाली बोतल में उस दूध को डालकर तुम उसे वो पिला देना। चाहे जो भी हो, तुम उसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकती हो। कृतिका उसकी बातों को सुनकर दंग रह गई। उसने तो बस ये बात ऐसे ही पूछी थी। उसने सोचा नहीं था कि निखिल के पास उसके इस सवाल का एक सीरियस जवाब होगा। मिल्क निकालने वाला इक्विपमेंट और उसे कभी ना छूना, उसने ऐसा कुछ कभी खुद तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। निखिल ने सच में बहुत दूर की बातें सोच ली थी। वो सच में वो सब सुनने के बाद ना चाहकर भी वो उस इमेज को अपने मन में आने से रोक नहीं पाई। लेकिन उस इमेज को देखने की भी हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने जोर से अपने सिर को झटक दिया, ताकि वो भयानक दृश्य उसके दिमाग से ही निकल जाए। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने निखिल के सर पर जोर से थपकी देते हुए उससे सवाल किया, तुमने इस बारे में ये सब क्यों सोचा? निखिल की भौहें उठ गई। अच्छा, तो मेरा सोचना गलत हो गया, और तुम्हारा मेरे बच्चे को जन्म देने का सोचना, उस बारे में तुम क्या बोलोगी? कृतिका सक पका गई। उसने सच में बच्चे को जन्म देने के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। ये ख्याल तो उसके मन में निखिल के मन में किट्टू को लेकर आए चलन को देखकर आया था। अब जब वो निखिल के सवाल के बारे में सोच रही थी, तो उसे भी यही लगा कि निखिल पूरी तरह से गलत नहीं था। उसके हिसाब से उसने भी काफी पहले उन दोनों के पेरेंट्स बनने के बारे में सोच लिया होगा। लेकिन कृतिका ने इस बारे में अभी कुछ डिटेल में नहीं सोचा था। दिल ही दिल में उसने सोचा था कि ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में नेचुरली हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। रही बात निखिल के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट होना, तो वो प्रेग्नेंट भी नेचुरली बिना किसी प्लान के हो तो ही अच्छा था। उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि वो अपने माँ बनने को किसी भी तरह से प्लान करे या प्रेग्नेंट होने से बचने की कोशिश करे। वो माँ बने तो अपनी जिंदगी को निखिल के साथ खुशी खुशी बिताते हुए ही बन जाए। अगर वो प्रेग्नेंट हुई, तो वो होने वाले बच्चे या बच्ची को जन्म जरूर देगी, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो शांति से उस पल के आने का इंतजार करेगी। उसने अपने मन को ये समझाया हुआ था कि एक न एक दिन ये पल उसकी जिंदगी में आएगा ही। वो बस निखिल के लिए और निखिल के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। जब से वो उसकी जिंदगी में आया था, तब से ही उसके मन में इस बात का ख्याल हमेशा से था। उसके लिए अपने शरीर से निखिल के अंश को जन्म देना सामान्य रूप से होना चाहिए था। इसलिए उसने आज से पहले कभी भी खुद से इस बात को मेंशन नहीं किया।
इन ख्यालों और धीमी बातों के बीच उर्मिला देवी का ध्यान उन दोनों पर चला गया जो कि चुपके चुपके धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उन्हें उनके बीच बात हो रही टॉपिक के बारे में भले ही कुछ भी ना पता चल रहा हो, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर नोटिस कर ली थी कि उनके बीच हो रही बातों की वजह से कृतिका का चेहरा हर बीतते पल के साथ लाल हुआ जा रहा था। और बिला देवी एकदम से क्यूरियस हो उठे और न चाहते हुए भी उन्होंने निखिल से वो सवाल कर दिया। निखिल, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि कृतिका का चेहरा सिंदूर की तरह लाल हो गया है? उर्मिला देवी के सवाल के साथ ही कृतिका का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया, लेकिन निखिल के चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। हम खुद भी पेरेंट बनने के बारे में बात कर रहे थे। कृतिका का मुंह निखिल के जवाब को सुनकर खुला का खुला रह गया। उर्मिला देवी तो उसके जवाब को सुनकर खुशी से उछल पड़ी। क्या सच में? मुझे भी बताओ, तुम लोगों ने क्या प्लान किया है? कब तुम दोनों ने पेरेंट्स बनने के बारे में सोचा है? कृतिका का चेहरा पूरी तरह से लाल था। सभी बड़ों के सामने वो निखिल को घूर कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। उर्मिला देवी इस बारे में काफी एक्साइटेड होकर सोच रही थी और उनके जवाब का इंतजार करने लगी। तब कृतिका ने थोड़ी हिम्मत करते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी के इस खास एहसास को मैं सामान्य तरीके से होने दूं। लेकिन उसके जवाब के ठीक बाद निखिल ने अपने मन की बात कह दी। जब कृति की ग्रेजुएशन हो जाएगी तब। ग्रेजुएशन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच तो ये था कि निखिल ने इस बारे में घर के बड़ों को काफी पहले ही बता दिया था। इसलिए अभी उनके बीच पेरेंट्स बनने की बात हो रही जानकर उन्हें लगा कि वो इस बारे में प्लानिंग करने लगे हैं। लेकिन एक्चुअल में वे इस बारे में फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। इस बात को लेकर उर्मिला देवी निराश नहीं हुई। उन्होंने अपनी उंगलियों पर दिन या यूं कहे तो साल को गिनना शुरू कर दिया। यानी कि 2 साल का और इंतजार। ये 2 साल कब खत्म होंगे? कृतिका ने हैरानी में निखिल को देखा। यानी कि इस इंसान ने इस बारे में पहले ही सारी प्लानिंग कर ली है। इस वक्त तुम्हारा प्रेग्नेंट होना सही नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें अपनी क्लासेस भी बंद कर देनी पड़ेंगी। निखिल ने धीमी आवाज में कृतिका को एक्सप्लेन किया। कितनी मुश्किल से वापस से तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की है। ग्रेजुएशन तक प्रेग्नेंट होने का ख्याल अपने मन में मत लाना, नहीं तो तुम्हें फिर से अपनी स्कूलिंग बंद करनी होगी और तुम्हारा ग्रेजुएशन बीच में कुछ वक्त के लिए छूट जाएगा। कृतिका ने सोचा नहीं था कि निखिल ने इस बारे में सोच रखा होगा। एक्चुअली उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। निखिल की खुशी के लिए वो उसके बच्चे की माँ बनकर कुछ साल के लिए अपनी ग्रेजुएशन को टाल भी सकती थी। लेकिन इस इंसान को उसकी इतनी परवाह थी कि उसके प्रेग्नेंट होने और उससे उसकी जिंदगी में पड़ने के इफेक्ट के बारे में काफी डिटेल में उसने सोच रखा था। ये सोचकर कृतिका का दिल भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, ग्रेजुएशन तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने स्कूल के 4th ईयर में भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। चौथी साल में स्टूडेंट्स ज्यादातर स्कूल से बाहर फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते हैं और किसी भी तरह के लेसन के लिए स्कूल नहीं जाते। उस दौरान स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा लेसन्स भी प्लान नहीं किए गए हैं, जिससे कि किसी स्टूडेंट के स्कूल ना आने से उसकी पढ़ाई पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता है। निखिल अभी भी कृतिका के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। उसने प्यार से कृतिका के हाथ को थामते हुए उसकी आंखों में देखा। इस वक्त निखिल की आंखों में प्यार के साथ साथ शरारत भी भरी हुई थी। क्या बात है, मेरे लिए मेरे बच्चे की माँ बनने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? उसकी बात सुनकर कृतिका ने जोर से निखिल के अंगूठे और उसकी बगल की उंगली के बीच के हिस्से में जोर की चिकोटी काटी। वो इस वक्त काफी सीरियस थी। पहली बार कृतिका की चिकोटी ने निखिल को दर्द का एहसास कराया था। इस लड़की के हाथों में इतनी जान कैसे आ गई? पहले तो इसकी चिकोटी से मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। निखिल ने मन ही मन सोचा। उसने झट से उसकी छोटी सी हथेली को अपनी हथेली में दबा लिया ताकि वो दोबारा से उसे चिकोटी ना काट पाए। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, गुस्सा मत हो, निखिल ने जल्दी से कहा। उर्मिला देवी ने चुपचाप निखिल को आ बैल मुझे मार वाली हरकत करते हुए देखा। कृतिका उसकी खुशी के लिए जल्दी से जल्दी उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसने इस बात को टालकर किसी बैल बुद्धि वाले इंसान की तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब उन्हें समझ में आया कि वो लड़का 30 साल का हो जाने तक सिंगल क्यों रहा। उर्मिला देवी ने उनके बीच बोलने का मौका ढूंढ लिया।
ऐसा है तो तुम्हें तीसरे साल के आखिरी में ही प्रेग्नेंट होने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई का तीसरा साल पूरा होगा, वैसे ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और चौथे साल में 9वें महीने में हमारे घर में कोई मेहमान को जन्म दे दोगी। अपनी बात पूरी करने के बाद उर्मिला देवी ने अपने मोबाइल को बाहर निकाला और कैलेंडर में डेट्स को चेक करने लगी। कृतिका ने निखिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। मुस्कुराते हुए वो धीमी आवाज में बोली, मुझे जल्दी क्यों नहीं होगी? तुम्हारी उम्र वैसे भी काफी ज्यादा हो गई है। अगर मैंने और ज्यादा देर की, तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाद जब वो बड़ा होगा तो तुम उसके डैड के उम्र की दिखने की जगह उसके दादा के उम्र की दिखोगे। लोग सोचेंगे कि तुम उसके डैड नहीं बल्कि उसके दादा हो। निखिल का मुंह किसी उल्लू की तरह कृतिका की बात सुनकर खुल गया। लोग ऐसे कैसे उसे उसके बच्चे का दादा समझने लगेंगे? बुढ़ा हो जाने के बाद डैड बनना। निखिल ने कृतिका की कलाई को कसकर पकड़ लिया। लगता है इन दिनों मैं अपनी फिजिक पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, जो तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। कृतिका से कुछ कहा नहीं गया। उसे लगा कि उसके मजाक को निखिल ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। आज से पहले भी वो चाहती थी कि उस इंसान को अपनी उम्र और अपने लुक की काफी परवाह थी। उसे लगता था कि उसके और कृतिका के एज में एक बड़ा गैप था, इसलिए जब भी जरूरी होगा कृतिका इस हथियार का इस्तेमाल उस पर कर देगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि निखिल को ये बात इतनी चुभती होगी या उसे इसकी इतनी परवाह होगी। नहीं नहीं, कृतिका ने तुरंत अपनी हार मान ली। किसी ने भी ये बात सपने में नहीं सोची होगी कि जिस लड़की से बाहर हर कोई बहस करने से डरता था, जो लड़की आज से पहले कभी किसी भी बहस में हारी नहीं थी, उसने इतनी आसानी से अपनी हार मान ली। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, कृतिका हल्का मुस्कुराते हुए बोली। उसने एक बार के लिए भी ये महसूस नहीं किया कि वो जो कर रही थी, कि वो जो कह रही थी, बिल्कुल वही बात कुछ पल पहले निखिल ने उससे कही थी। बस बस उनकी बातों के पॉइंट बदल गए थे। उर्मिला देवी उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो दोनों ही बेवकूफ थे, एक उदो तो दूसरा माधो। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों निखिल ने कृतिका को पा लिया था। वे दोनों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने या यूं कहें कि बेवकूफी करने में माहिर थे। आदित्य ने उन दोनों को गुस्से से देखा। अब जब कृतिका को उसके पूरे परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसका उसे लेकर किसी से भी कुछ भी कहना बेकार था। अगर वो उसे लेकर कुछ भी कहता तो सभी उसको बुरी बुरी बातें सुनाने लगते। लेकिन सिर्फ इस डर से क्या वो कृतिका को इस परिवार में शामिल होने दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों कृतिका ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही खुद की एक पहचान कैसे बना ली थी। वो हर किसी पर अटैक कर लेती थी या उनसे उलझ पड़ती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि निखिल उसके पीछे खड़ा था। निखिल के साथ साथ पूरा ओबेरॉय परिवार भी उसके सपोर्ट में खड़ा था। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या वो इतनी घमंडी बने रह सकती थी? कृतिका ओबेरॉय परिवार या निखिल के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती थी, बल्कि उसे तो हमेशा ओबेरॉय परिवार के रिसोर्सेज को यूज करने की जरूरत पड़ने वाली थी। देखा जाए तो वो खून चूसने वाले किसी जोक से कम नहीं थी। कृतिका उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। वो ऐसा कभी होने नहीं देगा। उर्मिला देवी वैसे भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, साथ ही उनका दिमाग भी बूढ़ा हो चुका था। जो वो ये सोच रही थी कि कृतिका इसलिए जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती थी क्योंकि निखिल खुद भी जल्दी से डैड बनना चाहता था। लेकिन उसके हिसाब से सच तो ये था कि इस बच्चे के जरिए कृतिका हमेशा के लिए निखिल को अपने पल्लू में बांध लेना चाहती थी, जिससे कि निखिल कभी उसका साथ ना छोड़े और वो खुद ओबेरॉय परिवार का हिस्सा बन जाए। कृतिका का प्लान तो काफी शानदार था, लेकिन उसकी किस्मत फूटी थी जो वो उससे मिल बैठी। अब कृतिका इस तरह के मौके का फायदा उठाने के बारे में बस सपने में ही सोच सकती थी। आदित्य ने उस पल में किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल होकर बस कृतिका के पेट को देखती जा रही थी। दूसरी तरफ उर्मिला देवी इस बात से खुश थी कि फाइनली उनकी गोद में एक नन्हा शैतान या नन्ही बच्ची खेलने के लिए आने वाले थे। वैसे तो किट्टू के रूप में उनके पास पहले से ही एक पर पोता था जो उनकी गोद में खेल सकता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ लेकर यूरोप में रहते थे।
इस वजह से वो साल में बमुश्किल 1 या 2 बार ही उनके पास उनकी गोद में आ पाता था, जो कि उनके लिए काफ़ी नहीं था। उन ख़यालों में डूबे रहने के कारण उर्मिला देवी का ध्यान आदित्य की कृतिका को लेकर पूरी नज़र पर नहीं गया। लेकिन ये बात शंभेश्वर ओबरॉय की नज़रों से छिपी नहीं रही। वो अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लगातार तो देख नहीं सकते थे, इसलिए बारी बारी से वो वहां मौजूद अपने सभी बच्चों को प्यार से देख रहे थे। इसी तरह उनकी नज़र अपने बड़े बेटे आदित्य पर पड़ी, और उसे देखते ही उनकी नज़र अपने बेटे की कृतिका को लेकर बुरे एक्सप्रेशंस पर चली गई। उनका चेहरा अगले ही पल काला पड़ गया। अचानक से वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा, आदित्य मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। आदित्य को लगा कि उसके पिता के पास कंपनी से जुड़ा कोई काम है जो वो उससे करवाना चाहते हैं। अपने पिता से उसे कोई काम मिलने वाला है, ये सोचकर ही उसका दिल खुश हो गया। इस वक्त ओबेरॉय परिवार का मुखिया शशिकांत था। उसने फैमिली बिजनेस को मैनेज नहीं किया, बल्कि उसने पूरे परिवार को मैनेज करना पसंद किया। इसी वजह से जब भी शंभेश्वर के सामने कोई बड़ी सिचुएशन आती थी, वो शशिकांत से ही उस बारे में डिस्कस करता था। इस वजह से आदित्य को ऐसा लगता था कि जैसे परिवार में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखा जाए तो उसके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, बस परिवार का मुखिया होने की खास काबिलियत उसके अंदर नहीं आ पाई थी। ये बात भगवान जी ने तय की थी। इसका उसकी खुद की काबिलियत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसा बुरा सुलूक उसके साथ किया जाता था, क्या वो कहीं से भी सही था? इसलिए जैसे ही शंभेश्वर ने उसे पुकारा, वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही स्टडी रूम में आने के बाद उसने अपने पिता के कहने पर स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया, वैसे ही शंभेश्वर ने उससे कहा, जो भी बुरे ख्याल तुम्हारे मन में कृतिका को लेकर आए हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। आदित्य ने हैरानी में शंभेश्वर को देखा। डायर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कृतिका को लगातार घूरे जा रहे थे, वो भी पूरी नियत के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मुझसे ये बात छिपी रह जाती? ये कहते हुए शंभेश्वर गुस्से में हंस पड़ा। पल्लवी की बात सही थी, उसकी बातों में लॉजिक था। मुझे भी ये बात कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। निखिल बस तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम उसे लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे हो? उसे कैसी लड़की चाहिए और उसे किस तरह की लड़की के साथ शादी करनी है, ये उसकी प्रॉब्लम है। इसका तुमसे क्या लेना देना? उसके पेरेंट्स को भी उसकी पसंद से कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तुम कौन होते हो उस पर अपनी नापसंदगी थोपने वाले? लेकिन निखिल बस खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर वो जागृति या अमितेश की तरह होता तो बात अलग होती। लेकिन वो हमारे परिवार का अगला हेड है। उसे बस अपने लिए एक लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढनी है, उसे ढूंढनी है इस परिवार की न्यू फीमेल हेड। ऐसे में वो किसी भी ऐरी गैरी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? आदित्य ने बहस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कृतिका के पास अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उसके पास है वो सब निखिल का दिया हुआ है। वो हमारे परिवार यानी कि ओबेरॉय परिवार को कुछ भी नहीं दे सकती है। साथ ही साथ उसका पिता दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख और जाहिल इंसान है। उसकी बात सुनकर शंभेश्वर हंस पड़ा। तो तुम ये पहचान गए कि वीरेंद्र एक बेवकूफ इंसान है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम उससे कुछ खास बेहतर नहीं हो? चलो मैं बताता हूँ। अगर तुम वीरेंद्र के बेवकूफी भरे काम पर नजर डालोगे और उसके बाद उसके सामने जाकर खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी आईने के सामने खड़े हो और सामने खुद के ही अक्स को देख रहे हो। चाहे वीरेंद्र कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, तुम उससे जरा भी कम बेवकूफ नहीं। इसलिए तुम तेज दिमाग वाले हो, ऐसी गलतफहमी अपने मन में मत डालो। डैड, आदित्य एकदम अचानक से ऊंची आवाज में बोल पड़ा। उसे एहसास था कि जो कुछ उसके पिता ने उसके बारे में कहा था वो वैसा नहीं था। फिर वो उन्हें अपने बारे में वो सब कैसे कहने दे सकता था? मेरी कही गई बात पर शक करने की हिम्मत मत करो। जो कुछ अभी तुमने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे तेज दिमाग वाली हो और घर के बाकी सभी लोग बेवकूफ? कहते हुए आखिर में शंभेश्वर मुस्कुरा उठा। कितने मूर्ख हो तुम, जो ऐसा कुछ सोच रखा है तुमने। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बड़े तेज हो। हम कृतिका की कमियों को जानते हैं, लेकिन उसकी हर एक कमी उसके तेज दिमाग और मुश्किल सिचुएशन से लड़ने की उसकी ताकत के
पीछे छिप जाती है। लेकिन आदित्य पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं उसके पिता कृतिका की किस ताकत के बारे में बात कर रहे थे। उसके पास बस एक अच्छा चेहरा था, जिसे एक ताकतवर बैकग्राउंड वाली फैमिली की जरूरत थी। उसे लगता था कि वो काबिल है, लेकिन आदित्य ऐसा कुछ नहीं सोचता था। उसके हिसाब से कृतिका के अंदर जो भी काबिलियत थी, वो बस निखिल की दी हुई थी। अगर कृतिका के पास निखिल का सपोर्ट नहीं होता, तो वो लड़की कुछ भी नहीं होती। लेकिन वो ये भूल रहा था कि कृतिका हमेशा निखिल की हेल्प नहीं लेती थी, और बिना निखिल के सपोर्ट के ही उसने सोनाली के करियर को बर्बाद किया था। साथ ही राठौर फैमिली को उसने अकेले ही बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इतनी बुरी तरह से कि वे उस पर दोबारा से कभी कोई अटैक कर ही नहीं पाए। शंभीश्वर ने आदित्य के रिएक्शन को देखा और डिसाइड किया कि वो उसे एक बार समझाने की कोशिश और करेगा। अगर आदित्य उसकी बात को समझ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने बड़े बेटे को किसी भी तरह की बेवकूफी करने से बचा लेगा और वो इस परिवार का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अगर वो उसकी बात को नहीं समझता है, तो फ्यूचर में परिवार से जुड़े किसी भी बड़े मैटर का आदित्य से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ओबेरॉय परिवार की होने वाली नई बहू का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा हुआ तो दो बड़े परिवार एक रिश्ते से जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या तब वो हमारे परिवार को दिल से अपना पाएगी? क्या होगा अगर वो एक बड़े परिवार से बिलोंग करे और उस घमंड में हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें रचे? ये सब बस कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। आदित्य ने कहा। तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा? दृष्टि को देखो, क्या उसने हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें नहीं की? तब दृष्टि को तुमने अमितेश के साथ शादी करने के लिए पसंद किया था। अच्छी बात ये थी कि अमितेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना उसने तब इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा, ना ही वो अभी इस बारे में कुछ सोचता है। उसे तब कोई लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए उसे दृष्टि से अपनी शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने चुपचाप उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद क्या दृष्टि ने हमारे परिवार के खिलाफ चालें नहीं चली? इस सोच के साथ ही हमारी फैमिली के पावरफुल बैकग्राउंड के कारण नागर फैमिली को वायदा पहुंचे? शंभेश्वर ने सवाल किया। उन्होंने प्यार जैसी किसी चीज के बारे में बात नहीं की। जब अमितेश की शादी दृष्टि से हुई थी, तब वो किसी लड़की के प्यार में नहीं था, और फ्यूचर में अगर वो किसी से प्यार कर भी बैठता तो भी उसका कोई फायदा नहीं था। वो पहले ही अपनी फीलिंग्स के साथ धोखा कर चुका था। आदित्य अपने पिता की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता को इस बारे में इतना कुछ मालूम होगा। उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को देखकर शंभीश्वर हंस पड़े। तुम्हें क्या लगता है, मैं जो अपने इस पुश्तैनी घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, तो अपने बेटे की जिंदगी और उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होगा? जब तुम ऐसी सोच रख सकते हो, तो मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम सच में बेवकूफ हो, तो भी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। आदित्य का चेहरा शर्म से और लाल हो गया। उसके तो जवान बेटे थे, वो खुद दादा भी बन गया था। इतना उम्र दराज हो जाने के बाद भी उसके पिता उसे बेवकूफ बुला रहे थे। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुम कृतिका के पिता की चिंता मत करो। चाहे राठौर फैमिली कितनी भी बुरी क्यों ना हो और कितनी ही बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, कृतिका कभी हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें करके राठौर फैमिली को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। रही बात कृतिका की अपनी मां अनुराधा की, तो वो एक ईमानदार औरत है। एक आम इंसान की तरह उसे ऐसी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की जिसने खुद ही निखिल के साथ अपनी सगाई को शांति से होने दिया और किसी भी तरह की पार्टी या बड़ी सेरेमनी में इसे होने से रोक दिया, वो लड़की क्या ओबेरॉय परिवार का और उनके रिसोर्सेज का फायदा उठाएगी? ऐसा कुछ सोचना भी किसी मजाक से कम नहीं था। और ये सारी बातें बेतुकी हैं। हम इन चीजों के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है कि कृतिका हमारी इन उम्मीदों पर खरी उतर रही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है, वो है कृतिका की एबिलिटी। अगर वो कोई कम दिमाग वाली लड़की होती, तो निखिल की पर्सनालिटी से भले ही उसे काफी कुछ सीखने को मिलता, लेकिन वो उन चीजों को अचीव नहीं कर पाती जो उसने अब तक की अपनी जिंदगी में अचीव किया है। कहते हुए शंभीश्वर ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा।
क्या तुम इसका एक उदाहरण नहीं हो? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुमने हमारे घर में जन्म लिया। मैंने पर्सनली तुम्हें ट्रेन किया और काफी कुछ सिखाया, वो भी बचपन से। लेकिन आखिर में हुआ क्या? भले ही तुम एक बच्चे के दादा बन चुके हो, फिर भी तुम में अभी तक कोई सुधार नहीं आया। आदित्य एकदम से सकपका गया। अगर उन्हें कृतिका के बारे में बात करनी थी, तो उन्हें बस कृतिका के बारे में ही बात करनी चाहिए थी। फिर वह लगातार उसी क्यों डांट रहे थे? अपने घमंड की वजह से तुम कृतिका को देख नहीं रहे थे, लेकिन निखिल के लिए कृतिका को पसंद करने से पहले हमने काफी लंबे समय तक उसे ऑब्जर्व किया। कृतिका की पर्सनल क्वालिटी उसे ओबेरॉय परिवार की फीमेल हेड बनाने के लिए सूटेबल है। या एक तरह से वो इस काम को हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर ढंग से करेगी। मुश्किलों के सामने आने पर वो शांत रहती है। उसकी चालें शानदार होती है। उसका दिमाग तेज है। वो तेजी से सोच सकती है, जिसके कारण वो मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। उसका दिल साफ है और वो स्ट्रॉन्ग भी है। अगर ओबेरॉय परिवार खुद भी किसी मुश्किल में फंस जाता है, तो वो उसे भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आदित्य को कृतिका से जुड़ी ये सारी बातें कुछ खास तो नहीं लगी। वो लगातार उसकी तारीफ सुनकर चिढ़ उठा। ओबेरॉय परिवार पर कैसी मुश्किलें आ सकती हैं? उस परिवार की जड़ें पूरी मुंबई में फैली हुई थी और मुंबई से बाहर निकलते हुए विदेशों तक भी फैल रही थी। ओबेरॉय परिवार किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था, जिसे हिला पाना भी नामुमकिन था। शंभेश्वर ने कहा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी फैमिली का हेड बनने की खास काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं आई। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे दोनों बेटे तुम पर नहीं गए हैं। ये कहने के बाद शंभेश्वर ने अपने सिर को हिलाया। तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तुम्हें को समझ में क्यों नहीं आता है? क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, मुसीबत में पड़ने से अच्छा सावधानी भली? अगर सभी तुम्हारी तरह सोचने लगे कि ओबेरॉय परिवार पर कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती है, तो ओबेरॉय परिवार कब का बर्बाद हो जाता और इतनी जनरेशन के बाद भी फलता फूलता नहीं रहता। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये बात अपने मन में गांठ बांध कर रखी थी कि ओबेरॉय फैमिली को कभी भी बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए वो कभी फैमिली मैनेजमेंट को लेकर रिलैक्स नहीं हुए। इसी वजह से ओबेरॉय परिवार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुश्किलें चाहे वो छोटी हो या बड़ी कभी भी उसके सामने आ सकती थी। कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि ओबेरॉय फैमिली हमेशा सेफ रहेगी। हर परिवार, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, मुसीबत में पड़ सकता है। अगर इन मुसीबतों के लिए कोई पहले से तैयार नहीं होगा, तो एक तरह से वो अपनी मौत का इंतजार ही कर रहा होगा। और फ्यूचर में आगे चीजें सुधर जाएं, इसके बारे में उसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शंभेश्वर ने पलटकर बुक शेल्फ से एक मोटी किताब निकाली। इसमें हमारे परिवार से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद है। इसमें वो सारी बातें मेंशन की गई हैं कि कैसे हमारी फैमिली ने किन किन मुश्किलों का सामना किया है और वो कब सक्सेस कर पाई और कब कब उसे हार का सामना करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि ओबेरॉय परिवार हमेशा से एक बड़ा और ताकतवर परिवार था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा परिवार कम से कम 5 बार बद से बदतर हालत पे पहुंच गया था। वो तो शुक्र था हमारी फैमिली हेड के मैनेजमेंट की सक्सेस का और उनकी वाइव्स का, कि हम उन मुश्किलों में भी सरवाइव कर सके। हमारी फैमिली हेड के साथ साथ उनकी वाइव्स हमेशा ऐसी मुसीबतों के लिए तैयार रहते आए थे जो कभी हमारे परिवार पर आ सकती थी। जब हमारी फैमिली कमजोर पड़ी, तो भी सदियों से उसका फाउंडेशन इतना अच्छा था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारी फैमिली का हेड और उसकी वाइफ एक सही वक्त आने पर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले वो परिवार पर आई हर मुश्किल को दूर कर देते हैं। हमारा परिवार 5 बार मुश्किल हालातों से गुजरा है। हर एक मुश्किल शांति से आती है, बिना बताए, अचानक से, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उन पर कोई मुश्किल कभी आएगी। लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को लेकर हमेशा से तैयार रहते आए थे। उन्होंने अपने मन को मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार कर रखा था। इसलिए जब भी हमारे परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत आई, तो वे उसके लिए पहले से तैयार थे। इसलिए मुसीबतों का सामना करते हुए वो परेशान नहीं हुए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें मुश्किल से बाहर निकाल कर हमारे परिवार को मजबूत कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पर फिर से मुसीबतें नहीं आएंगी।
इसलिए हमारे नए फैमिली हेड और उसकी वाइफ को ऐसी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। किसी बड़े परिवार में अपने घर के बच्चे की शादी करने का क्या फायदा, जब मुसीबत आने पर वो परिवार हमारी हेल्प करने की जगह हमें पीठ दिखाकर भाग जाए। ऐसे किसी बड़े परिवार पर डिपेंड करने का क्या फायदा, जब मुसीबत आने पर उसका सामना अकेले ओबेरॉय परिवार को ही करना पड़े। ऐसा पहले भी हो चुका है। जब हमारे इन लॉज ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, तब ओबेरॉय परिवार की फीमेल हेड की वजह से हम उस मुसीबत को अपने परिवार के ऊपर से टाल पाए थे। उसने अपनी जी जान लगा दी ताकि हमारा परिवार पहले की तरह या उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सके। इसलिए कृतिका को लेकर जो कुछ भी तुम कह रहे हो या जो तुम्हारी सोच है, वो निहायत ही बकवास है। हम तब से ही अपने परिवार में शादी करके आने वाली किसी भी लड़की के बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं, जब से हमारे इन-लॉज ने हमें मुश्किल भरे समय में अपनी पीठ दिखाई थी। शमेश्वर बड़ी मुश्किल से ही कभी कभार आदित्य से सीरियस होकर बात करते थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कृतिका का साफ दिल और कैसे वो मुसीबतों का सामना करती है। न जाने कितनी ही मुसीबतें उस पर आई होंगी, लेकिन उन मुसीबतों से कभी भी उसने भागने की कोशिश नहीं की। जो मुसीबतों से घबराकर उससे दूर नहीं भाग